हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही एक जनरल टॉपिक है जो कि हम सभी लोग यूज़ करते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिसेज में, अपनी अपनी दुकानों में, सब जगह पे यूज़ होता है। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे सीलिंग फ़ैन से रिलेटेड। सीलिंग फ़ैन मतलब कि छत का पंखा। तो छत के पंखे के अंदर हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं जो कि आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है। ये आपको कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके के भी कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं जो आपको इमेजेस में दिख रहा है। दोस्तों, हमारा जो इसका पर्पज़ है वो मैं आज आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं या फिर इसका क्या फ़ायदा होता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दूसरी चीज़, कोई भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि उसको फिर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है तो कैसे उसको मतलब स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको रेटिंग्स आपको फाइंड करना बताएंगे कि आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2.50 MFD। 2.50 MFD इस कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो 2.50 MFD का मतलब है 2.5 ये माइक्रोफैरड का हमारा कैपेसिटर है और इसमें ±5% इसकी टॉलरेंस लिमिट है, ठीक है। 440 वोल्ट एसी पे काम करता है और 50 हर्ट्स हमारा ये मतलब 440 वोल्ट एसी पे काम कर सकता है और 50 हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सभी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा ऐसे ही। और हाँ, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कोई भी डाउट आए आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई तुरंत तुरंत करूँगा। ये मान लीजिए कि आपका रिप्लाई डिले नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं। तो कैपेसिटर हमारा क्या है? कैपेसिटर हमारा एक ऐसा, ये देख सकते हैं आप ना, इमेजेस तो आपको दिख ही रही हैं। कैपेसिटर हमारा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोल सकते हैं हम, जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। और ये स्टोर हमारा टेम्परेरी ही कर सकता है, जैसे कि इसकी जो लिमिट है वो एक फिक्स लिमिट होती है कि इतनी एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये कैपेसिटर स्टोर कर पाएगा, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ½ से। मतलब जो कैपेसिटर का हमारा फॉर्मूला है वो हम उससे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये हमारा होता है एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सी क्या है? हमारा कैपेसिटर की वैल्यू है, कितने माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, और वी हमारा है वोल्टेज, जो कि जिस वोल्टेज पे वो काम कर रहा है, और वी का स्क्वायर किया जाता है, मतलब कि वी स्क्वायर मतलब डबल, वी का वोल्टेज हमारा ये आता है डबल, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा। उसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अगर हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ से अगर देखेंगे तो उसके लिए रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा वोल्टेज होता है 230, ठीक है। कोई भी अगर आप होम सप्लाई देखोगे, सिंगल फेज सप्लाई, तो वो वोल्टेज कितना होता है? 230 वोल्ट होता है। उसके बाद हमारा वोल्टेज के अलावा हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर वैल्यू मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? कितनी एनर्जी वो स्टोर कर पाएगा वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? उसके लिए हमें क्या करना है? 1/2 सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और इस वैल्यू को हम जस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से आपको जस्ट कैलकुलेट करना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए देखिए इसमें क्या आप देख रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट रखे हैं। पहला तो कैपेसिटर हम यूज़ क्यों करते हैं, तो हम सबसे पहले उसी पे फोकस करते हैं। दूसरा, हम कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होगी ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पहले हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर हमारा एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है जो कि हमारा 2 काम करता है। एक तो एनर्जी को स्टोर करता है, दूसरा काम वो करता है फेज को चेंज कर सकता है, मतलब पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट कर सकता है, ठीक है। फेज को चेंज करने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम देखें, ये देखिए हमारे पास 2 वेव फॉर्म्स हैं। एक ये वेव फॉर्म हो गई, ठीक है, और दूसरी सपोज हम कोई और कलर ले लेते हैं। तो दूसरी वेव फॉर्म हम ये देखते हैं। सपोज दूसरी वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हुई है ऐसे, ओके। तो अब इससे क्या पता चल रहा है हमें? इससे ये पता चल रहा है कि हमारी जो ये मान लीजिए ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा जो येलो कलर में ये करंट है, ठीक है दोस्तों। तो वोल्टेज हमारा और करंट हमारा दोनों चीज़ें दिख रही हैं। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है
कि हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा पीक पे पहले चला जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? ये हमारा क्या है, करंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि वोल्टेज जो है वो हमारा पीक पहले रिसीव कर ले रहा है एज़ कम्पेयर टू करंट, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये टाइम एक्सिस है। तो टाइम एक्सिस से हमें ये पता चल पा रहा है कि यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमारा पीक जल्दी आ रहा है, वोल्टेज का पीक। तो वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लीड कर रहा है विद करंट, ठीक है। करंट से हमारा वोल्टेज लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब है आगे, ठीक है, आगे चल रहा है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखें तो ये देखिए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा। अगर हम दूसरी एक वेव फॉर्म बनाएं, तो अगर इसी वेव फॉर्म के अंदर हम ये देखें कि सपोज ये हो गया हमारा वोल्टेज, ठीक है, और ये हो गया हमारा करंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसमें क्या दिख रहा है हमें कि ये हमारा पीक किसका है, करंट का, और ये किसका है हमारा, ये वोल्टेज का है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा करंट का पीक है वो 0 टाइम पे आ चुका है और वोल्टेज का पीक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो वोल्टेज है उसका पीक हमारा लेट आएगा। ये हमारा करंट का पीक हो गया और ये वाला हमारा वोल्टेज का पीक हो गया। तो करंट का पीक हमारा पहले आ रहा है, ठीक है, अर्ली स्टेज में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे करंट हमारा लीड कर रही है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारे कैपेसिटर के दोनों रोल यही है, ठीक है। आप देखिए, अब हम चर्चा करते हैं सिंगल फेज मोटर के बारे में। सिंगल फेज मोटर हमारी दोनों तरह की हो सकती है, AC भी हो सकती है, DC भी हो सकती है। तो हम अभी बात करेंगे सिर्फ AC के रिस्पेक्ट में। AC मोटर हमारी अगर है, AC मोटर है तो AC सप्लाई की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो AC मोटर के लिए हमारा क्या है, ये देखिए, AC मोटर है तो हमें AC सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। अब उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि AC सप्लाई ले रहे हैं। सपोज़ ये इस तरीके का हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखिए, अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं या फ़ैन की एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये हमारा रोटर होता है, ठीक है। ये हमारी 2 तरह की वाइंडिंग्स होती हैं हमारे, ये देखिए, ठीक है। थोड़े से डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है मेरे को इसमें, क्योंकि पेन वगैरह नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डायरेक्ट हाथ से ही करना पड़ रहा है। ये सपोज हम इसको रोटर मान लेते हैं और ये वाली हमारी होती है मेन वाइंडिंग, ठीक है। ये मैं फ़ैन की एक तरह से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये फ़ैन का डायग्राम बता रहा हूँ एक तरह से। सिंगल फेज मोटर होती है ना फ़ैन के अंदर, सिंगल फेज AC मोटर। तो सिंगल फेज मोटर हमारी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ सकता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा तो वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा मूवमेंट नहीं करा पाएगा किस मोटर का, ठीक है। मोटर का मूवमेंट नहीं होगा तो वो मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा 1.5 बोल सकते हैं या 3/2 बोल सकते हैं, 1/1.5 φm बोलते हैं, या फिर 3/2 φm बोल लो। तो हमारा 3/2 φm जो है वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है विद दी हेल्प ऑफ 3 फेज सप्लाई। लेकिन इस केस में, सिंगल फेज सप्लाई के केस में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ पाता है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे हमने 2 वाइंडिंग बनाई हुई है। ये वाली मेन वाइंडिंग होगी हमारी। उसके अलावा अगर हम देखें, ये वाली जो वाइंडिंग है ये हमारी कौन सी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। इसका नाम याद रख लो, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब ये जो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, आप देखो यहाँ पे कैपेसिटर क्या रोल अदा करता है। अब देखो, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, दोनों कैपेसिटर का अपना अपना एक रोल है। तो कैपेसिटर का मेन रोल तो मैंने आपको बताया 2 होता है, एक तो एनर्जी स्टोरेज का और दूसरा पावर फैक्टर करेक्शन का। तो पावर फैक्टर करेक्शन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो, सिंगल फेज सप्लाई अगर होगी तो सिंगल फेज सप्लाई के अंदर हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंगल फेज मोटर के अंदर सप्लाई सिंगल फेज देके उसको क्या करना है, डबल फेज बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सपोज ये देखिए, हमारे पास 2 था वाइंडिंग, एक इधर था वाइंडिंग, एक इधर था वाइंडिंग, दोनों में एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है कि एक सप्लाई इसके अंदर जा रही होगी ऐसे, और एक सप्लाई इसके अंदर जा रही होगी, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, 2 कैपेसिटर का दोनों अलग अलग रोल होता है। एक होता है हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक होता है हमारा रनिंग कैपेसिटर, ठीक है। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर है वो क्या काम करता है वो मैं बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग कैपेसिटर हमारा क्या करता है कि हमने सिंगल फेज सप्लाई दी है, उस सिंगल फेज सप्लाई को डबल फेज बना देता है। कैसे? वो इस तरीके से। देखो, यहाँ पे अगर हम डायग्राम दिखाएं आपको, तो मान लीजिए कि वोल्टेज हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है। तो करंट क्या करेगा, करंट इससे लीड करेगा बाई 90 डिग्री। अगर हमारा प्योर कैपेसिटर का केस है तो, ठीक है, प्योर कैपेसिटर के केस में हमारा करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। तो ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों के बीच का, ये कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज का एक्सिस,
ये वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया और इधर हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट का। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से डबल फेज सप्लाई की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज के दोनों के केस में ना ये क्या कर रहा है, एक फेज डिफरेंस क्रिएट कर दे रहा है। और दूसरी बात, ये ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग जो है, इन दोनों के बीच में भी ये फेज डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि हम एक क्या स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के केस में हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है वो सिर्फ काम करता है, और रनिंग के केस में हमारा रनिंग कैपेसिटर काम करने लगता है। तो दोनों कैपेसिटर का रोल अपना अपना अलग है। एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में काम आता है और दूसरा कैपेसिटर हमारा रनिंग कंडीशन में, मतलब स्पीड को बढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर किसी घर में आपने देखा हो, तो अगर आपके पास ये कंडेंसर बोल लो या कैपेसिटर बोल लो, तो अगर वो नहीं है, देखिए ये कैपेसिटर है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2.5 माइक्रोफेराड प्लस माइनस 5% टॉलरेंस, 440 वोल्ट AC तक ये काम किया जा सकता है इस पर। तो अगर ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, या तो ये मेल्ट हो जाता है, या फिर ये थोड़ा सा पिलपिला टाइप का हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, कैपेसिटर, या फिर आप देखोगे दोनों टर्मिनल को टच करके देखोगे तो स्पार्किंग नहीं देगा। अगर ये चार्ज कैपेसिटर होगा, ओके वाला कंडीशन में होगा, तो ये कैपेसिटर क्या है, स्पार्किंग देता है दोनों टर्मिनल को मैच करने पे, एक दूसरे के साथ शॉर्ट करने पे। लेकिन अगर ये ख़राब हो चुका होगा तो उस केस में क्या करेगा, ये स्पार्किंग नहीं देगा, ठीक है। तो स्पार्किंग नहीं दे रहा तो आप समझ सकते हैं कि ये कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। तो उस केस में आप देखोगे तो हमारा फ़ैन बहुत धीरे धीरे घूमता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में, कि हम शुरुआत में जब फ़ैन हमारा स्टार्ट होता है तो उस टाइम लकड़ी से हम उसको चलाते हैं, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा तेज़ घूमने लगे। वो रीजन सारे कैपेसिटर की वजह से ही होते हैं। क्योंकि कैपेसिटर अगर हमारा नहीं काम कर रहा होगा तो हमारा जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, और मोटर स्टार्ट नहीं होगी तो फ़ैन हमारा घूम नहीं पाएगा। बेसिकली मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यही काम है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने उसको प्रोवाइड करा दी, 230 वोल्ट AC सिंगल फेज सप्लाई, फेज न्यूट्रल हमने दे दिया। उसके बाद लेकिन उसका रोल क्या हुआ, कैपेसिटर का वो ड्यूअल सप्लाई देता है, उसको डबल फेज सप्लाई देता है एक तरह से, ठीक है, बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट करके। तो वो अगर डबल फेज सप्लाई नहीं मिल पाएगी तो वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है नहीं, तो वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, उसके लिए लाठी से उसको फोर्स दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्टिक ले लेंगे और स्टिक से उसको अगर हम पंखड़ी को घुमा देंगे 2-3 बार, तो उसके अंदर फोर्स जनरेट हो जाएगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और वो घूमना चालू कर देगा, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग कैपेसिटर हमें उसको लकड़ी से घुमाने से बचा रहा है, ओके। और अगर हम बात करें रनिंग कैपेसिटर की, तो देखा होगा आपने कभी कभी मोटर की स्पीड बहुत कम हो जाती है या फ़ैन की स्पीड बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे चलता रहता है। तो उस केस में क्या है, उसका जो रनिंग कैपेसिटर है वो ख़राब हो गया है, उससे ये समझना चाहिए हमें। तो रनिंग कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो उस केस में क्या करेंगे, रनिंग कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम रनिंग कैपेसिटर दूसरा लेके आते हैं। आप दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए भी कर रहे हैं, रनिंग के लिए भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग का क्या काम है, स्टार्ट करना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना, क्योंकि वहाँ पे हमारा सिंगल फेज में कभी भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो सकता है, और वो मोटर जो हमारी स्टेशनरी ही रहेगी, वो रोटेट नहीं कर पाएगी बिना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसीलिए हमें वो फेज डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा कैपेसिटर क्यों ज़रूरत है। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट कि हमारा कैपेसिटर की रेटिंग कितनी है। तो आप यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख लेते हैं। तो हमारा जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो हमारा C इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, पावर मल्टीप्लाइड बाई इफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई वोल्टेज का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है कि हमारा, देखिए पावर कितनी है, पावर रेटिंग बोल सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई क्या है हमारा, मल्टीप्लाइड बाई है हमारा, थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ इसको, तो पावर मल्टीप्लाइड बाई इफिशिएंसी, एन का मतलब ये जो है इफिशिएंसी, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई वोल्टेज स्क्वायर इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको मैंने ये बता दिया फॉर्मूला। इससे हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू क्या रिक्वायर्ड होगी हमें अपने फ़ैन को रन कराने के लिए। तो ये हमारा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो पावर रेटिंग पे डिपेंड कर रहा है। पावर रेटिंग किसकी, फ़ैन की। फ़ैन हमारा 60 वॉट में भी होता है, 70 वॉट में भी होता है, 80 वॉट में भी होता है, 100 वॉट तक भी हो सकता है, 40 वॉट में भी फ़ैन आने लग गए हैं। तो ये पावर रेटिंग पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, इफ़िशिएंसी ऑफ मोटर पे डिपेंड करेगा। मोटर की इफ़िशिएंसी हमारी जो भी है उसके बेसिस पे ये डिपेंड करेगा। अगर मोटर की इफ़िशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है, तो उस पर भी इसकी कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अच्छी नहीं होगी तो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे प्रोपोर्शनली है ना, कैपेसिटर की वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई 1000 और डिवाइडेड बाई
वोल्टेज का स्क्वायर, वोल्टेज मतलब इनपुट सप्लाई, जो भी हम अपने फ़ैन को इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, चाहे वो 230 वोल्ट, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई है तो 230 वोल्ट ही दे रहे हैं हम, ठीक है। स्टेबल कोशिश करते हैं हम कि स्टेबल वोल्टेज रहे, और कहीं कहीं पे फ्लक्चुएशन या लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम भी मिलती है, तो वहाँ पे वोल्टेज जो भी स्टेबल रहता है वही हमें लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, इनपुट सप्लाई। तो इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में तो 50 हर्ट्ज़ होती है, तो हम इसमें 50 हर्ट्ज़ ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो ये हमारा सपोज कोई, देखिए कैपेसिटर है, कितना हमने लिया था इसमें, कैपेसिटर की वैल्यू पावर मान लीजिए कि 70 वोट या 60 वोट का हमारा है फ़ैन, ठीक है, 70 वोट ले लिया। इफ़िशेंसी मान लीजिए कि 70% या 80% इफ़िशेंसी है, तो 70% हमने ले ली मोटर की इफ़िशेंसी, मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करना है हमें, वोल्टेज का स्क्वायर। तो वोल्टेज हमारा सपोज 230 है, ठीक है, स्टेबल वोल्टेज है 230 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या कैपेसिटर की वैल्यू हमें यूज़ करनी है, कितना माइक्रोफैरड का कैपेसिटर हमें लेके आना है। तो ये हमारा माइक्रोफैरड में यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो रेटिंग्स, हम इसकी जो कैपेसिटर की वैल्यू है उसकी यूनिट है हमारी फैरड, लेकिन हम इसकी जो वैल्यू है वो माइक्रो फैरड में ही मेजर करते हैं, क्योंकि बहुत मिनिमम लो वैल्यू का कैपेसिटर हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई और डाउट इसमें अगर रह जाता है, पहली बात तो आपसे एक क्वेश्चन मेरा बच गया है यहाँ से, कि आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके और कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि कितना माइक्रो फैरड का कैपेसिटर हम इस केस में यूज़ करेंगे, जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। 70 वोट का हमारा पावर रेटिंग है फ़ैन की, और 70% इफिशियंसी है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 230 वोल्ट इनपुट सप्लाई, और मल्टीप्लाइड बाई 50 हर्ट्स हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में आपको दोस्तों कैलकुलेट करके बताना है कि कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हमें यूज़ करनी होगी। बाकी कोई और डाउट आपको वीडियो के रिगार्डिंग आता है तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और मुझे कोई नई वीडियो आप सजेस्ट करना चाहते हैं जो मैं बना सकूं, तो वो वीडियो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी कोई और दिक्कत है आपको वीडियो से रिलेटेड, कोई और वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।